हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं लगातार आपको वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको मेरे नोट्स और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहां लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अच्छे नोट्स मिल रहे हैं। तो आगे बात करते हैं कि हम लोगों बहुत तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं। मैं आपको एक मिक्स टॉपिक क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन का लेके चल रहा हूं। दूसरा, मैं आपको थ्योरी का सिलेबस भी लेके चल रहा हूं। तो थ्योरी में हम लोग अभी फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 1 पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, और मिक्स वाले में जो है हम लोग 4 को कंप्लीट कर चुका है, 4 टॉपिक को। और अभी हमारे पास आज हम लोग 5वां लेसन ये कंप्लीट करेंगे। ऑल टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चंस है वो क्या है। आज का जो क्वेश्चन है, पहले पेन कॉपी ले लेता हूं मैं। तो जो क्वेश्चन है वो है ऑफ द गिवन विच प्रोटीन फिलामेंट इज 50 to 55% इन द मसल्स। तो आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा मसल्स होता है ना, उसमें 2 प्रकार के मेनली प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, इनको हम लोग कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से थिन फिलामेंट कौन सा होता है। और एक बार पूछा जाता है, जैसे आपको झारखंड का पेपर आया था तो उसमें पूछा था कि जो मतलब मोटा मसल्स का प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो मायोसिन होता है। तो इसको नाम अगर याद रखना चाहते हैं तो आप देखिए, एम से मोटा भी होता है, एम से मायोसिन भी है। ठीक है, तो ये मोटा होता है। और एक्टिन मतलब यहाँ देखिए टिन, यहाँ थीन भी आता है, तो थीन को अंग्रेजी में पतला कहते हैं। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 50 से 55% मतलब सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, किस मतलब प्रोटीन का होते तो चारों ही प्रोटीन है, लेकिन इन 2 के बारे में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है 50 से 55% वो है मायोसिन। आगे बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जब हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं, प्राइस की बात नहीं, सोर्स, यूटिलिटी और क्वालिटी। तो इसमें सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हम क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं, और जब भी हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो हमें क्वालिटी पे ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट्स ऑफ द। तो पहले हमको सुपाइनेशन और प्रोनेशन का मतलब समझना होगा। देखिए, सुपाइनेशन मतलब क्या है कि जब हम पीठ के बल लेट जाते हैं और हमारा फेस अपवर्ड होता है। कैसे इसको याद करना है, प्रोनेशन सुपाइनेशन कैसे आप जानेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका सिंपल ट्रिक समझ लीजिए। सुपाइनेशन को स्पाइन के बल पे अगर हम लेट जाते हैं, तो जब हम स्पाइन के बल पे लेटेंगे तो हमारा चेहरा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो सुपाइन या स्पाइन, ठीक है, बात एक ही है। तो आप स्पाइन यानी पीछे का जो हड्डी होता है उसे स्पाइन कहते हैं। तो उस पर जब आप लेट जाएंगे तो आपका चेहरा ऊपर होगा। तो जब भी आप समझिए कि सुपाइनेशन बोलेगा तो आपको क्या समझना है, सुपाइनेशन में समझना है कि फेस अपवर्ड होगा, प्रोनेशन में क्या होगा, फेस डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा। अब जैसे मैं ये हथेली लेता हूँ, मैं इसमें आपको करके बताता हूँ। देखिए, जब हमारा पाम का फेस अपवर्ड होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपाइनेशन। और जब ये पाम का फेस डाउनवर्ड होगा तो इसे क्या कहेंगे, प्रोनेशन। तो ये एक तरीका है, आप चाहे तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट्स ऑफ, तो ये किस ज्वाइंट के मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेडियस अल्नर होता है, ये रेडियस और अल्ना इसमें पाया जाता है। तो इसके देखिए, इसी के कारण ही क्या होता है, इसी ज्वाइंट के कारण ही यहाँ पर आपके ये मूवमेंट्स पॉसिबल हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं नया क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो देखिए, ये एंजाइम एक प्रकार का होता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या, कौन सा मतलब डाइट के कंपोनेंट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन से आपका होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। अब देखिए, इसको याद करने के, देखिए यहाँ पे 3 होते हैं जो छोटी आंत में निकलते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप्सिन। एक होता है लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज
ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज, तो आप इसको समझ लीजिए कैसे आपको याद करना है। तो ट्रिप्सिन यहाँ एन में, देखिए यहाँ भी प्रोटीन लास्ट में आ रहा है एन, और ट्रिप्सिन भी जो आ रहा है उसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो आपको यहीं से पकड़ लेना है कि आपको जो भी ट्रिप्सिन ये बता रहा है, तो यानी प्रोटीन दोनों का एन एन लास्ट में मिल रहा है, तो आप यहाँ से इसको जान सकते हैं। दूसरा है कि याद करने का कारण एक और है, जैसे लाइपेज। तो लाइपेज कैसे करता है, लाइपेज यानी, तो आप जानते होंगे कि अगर आपने पढ़ा होगा तो केमिकल नेम, फैट का जो केमिकल नेम होता है उसको लिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को करता है। तो आप मुझे कमेंट में ये लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये आप कार्बोहाइड्रेट पे लिखेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो ट्रिप्सिन से यहाँ पे एन आ रहा है और यहाँ भी एन आ रहा है, इससे आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ टेस्ट इज़ कंसीडर्ड टू बी रिलायबल इफ़ इट हैज़। तो कोई भी टेस्ट विश्वसनीय तभी माना जाएगा जब वह तुलनात्मक होगा, नहीं कॉन्टिन्यूटी निरंतरता होगा, देखिए कॉमनेबिलिटी होगी या फिर कंसिस्टेंसी होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा, देखिए सभी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि तुलनात्मक होना चाहिए, निरंतरता मतलब, तो यहाँ पे जो लेकिन इसके हिसाब से राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो रिलायबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी एक एग्जामिनर, ठीक है, किसी टेस्ट को एक ही लड़के पर बार बार अगर चेक करता है, बार बार उसको वहीं पर उसी टेस्ट को ले रहा है और रिजल्ट हमेशा एक ही आ रहा है, कोई रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम उस टेस्ट को क्या कहेंगे, रिलायबल टेस्ट कहेंगे। दैट इज़ अ रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में वो टेस्ट जिसके लिए वो टेस्ट बनाया गया है वो कितना परसेंट, कितने एक्यूरेसी से उस स्किल को मेजर करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको वैलिड कहते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि टेस्ट को जिस पर्पज़ से बनाया गया है, क्या वो टेस्ट उस एबिलिटी को मेजर कर रहा है कि नहीं मेजर कर रहा है, कितने परसेंट मेजर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि जब डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनर, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनर एक ही बच्चे का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होती है, दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिविटी। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे और भी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो। और बहुत ही जल्द मैं एक लाइव क्लास लेने वाला हूं, और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो लाइव क्लास पढ़ेंगे, ताकि वहां पे आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर दूं मैं। ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास से मज़ा नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया है मेरे पास कि मैं लाइव क्लासेस लूँ और जो भी डाउट्स है क्लियर करूँ। देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये तैयारी मुझे पता है कि 15 मिनट 20 मिनट का एक दिन का वीडियो डालने से फेसबुक यूट्यूब पे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या कीजिए कि प्रॉपर आपका टाइम चाहिए। 2 टाइम आपके वीडियोज़ में बनाऊंगा, लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेटअप के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, बढ़िया सेटअप आपका लगे। तो यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने के लिए थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका अच्छे से क्लास हो सके। तो 1 घंटा 12 से 1 के बीच में रखूँगा मैं, और शाम को 6 से 7 में रखूँगा। तो जो हम लोग 12 से 1 में पढ़ेंगे थ्योरी ना, शाम को 6 से 7 में उसी को क्या करेंगे कि हम लोग सॉल्व करेंगे उसके MCQs। तो इस तरीके की कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ मैं लाइव क्लासेस में। तो अगर आप ऐसा जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में ज़्यादा, और एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा, कोई भी चीज़ को मैं एकदम ऐसा नहीं कि मैंने 20 से उठा के पढ़ा दिया, एकदम आपको लाइन बाई लेकर चलूँगा। यकीन मानिए कि अभी आपने कभी तैयारी नहीं किया है तो भी मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ प्लेटू इन लर्निंग। तो इनमें से बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है जिसके कारण प्लेट्यू आती है लर्निंग में, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ चारों ऑप्शन आपका सही है। फटीग के कारण भी हो सकता है, मोनोटोमी, अगर एक रास्ता है तो लोग बोर हो जाते हैं तो भी आपका हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन के वजह से भी आप हो सकता है कि आपकी लर्निंग जो है, लर्निंग मतलब कि आप जो सीख रहे हो उसमें क्या हो सकता है कि प्लेट्यू मतलब आके एक स्थान पर रुक जाना। ना तो वहाँ से प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, ना तो आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही जगह पर आके स्थिर हो गई है। तो इसमें से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बताना है। तो इम्पॉर्टेंट में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, फिजियोलॉजिकल लिमिट। ठीक है, क्योंकि ये एक बार क्या होता है, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है ना, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स की होती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स अगर उनकी कैपेसिटी एक अपनी लिमिट को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद परफॉर्मेंस बढ़ने की जो कैपेसिटी होती है
वो रुक जाती है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा फिजियोलॉजिकल लिमिट। तो ये इसका राइट आंसर था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपको ये बताना है। फिजिकल एक्टिविटी जो बेसिकली मतलब शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है क्या, सामाजिक एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी या फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। तो हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ये क्या है, क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, समाज की वजह से कर रहे हैं या कि हमारा मेंटली या मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण करते हैं, यानी जैविक आवश्यकता के कारण करते हैं, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। जी नहीं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। मतलब हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा एक तरीके से हमारे ऑर्गन्स की डिमांड होती है। कैसे होती है, क्योंकि हमारे देखो बॉडी को जिंदा रखने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैलोरी, दूसरी ऑक्सीजन। ठीक है, कैलोरी और ऑक्सीजन यानी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो ये क्या होती है कि सिर्फ आप कैलोरी भी दे रहे हो लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगा। अब ऑक्सीजन की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल नेसेसिटी क्या, एक्सरसाइज जब तक आप सिर्फ बैठकर क्या हो ऑक्सीजन ले रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो उस टाइम जो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अलग तरीके की होती है। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी नेसेसिटी है, उनकी ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। तो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, कैलोरी और दूसरा ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द टफनिंग ऑफ बॉडी एज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। इनमें से किस टर्म्स यानी किस शब्द के अनुसार टफनिंग ऑफ बॉडी मतलब कि शरीर की कठिनता यानी बॉडी का हार्डनेस एंड टफ पोजीशन दर्शाया गया, इसमें से किसका मतलब होगा। फिजिकल कल्चर का मतलब होता है, प्ले का मतलब होता है, ड्रिल का मतलब होता है, फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है टफनिंग ऑफ बॉडी। फिजिकल कल्चर का मतलब जरूरी नहीं कि आप अपने बॉडी को टफ करें या मजबूत बनाएं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप स्वस्थ रहें, फिजिकल कल्चर का मतलब यही होता है। प्ले का मतलब होता है रिक्रिएशन को प्राप्त कर रहे हैं आप, मनोरंजन कर रहे हैं, ये सब आता है प्ले में। ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल में एक रिदमिक क्रिया होती है जिसमें कि टफनिंग ऑफ बॉडी से कोई मतलब, बॉडी को टफ होना बहुत ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग हम तभी करते हैं जब बॉडी को टफ बनाना होता है, तभी हम ट्रेनिंग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डिफिशियंसी इन द ब्लड कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन बॉडी पार्ट्स। तो किस ऐसा है कि ब्लड के ऐसा कौन सा पार्ट होता है ब्लड के अंदर जिसकी कमी से बॉडी में सूजन होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, आरबीसी की अगर कम मात्रा होने लगेगी बॉडी में तो उससे इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ मसल्स डिपेंड अपॉन इट्स। तो जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमारी मसल्स की कार्य क्षमता नर्व स्टिमुलेशन पे डिपेंड करती है। गर्थ यानी उनकी जो गर्थ मतलब होता है आपका डायमीटर, मतलब उसकी गोलाई, उसके जो डायमीटर होते हैं। ठीक है, फाइबर क्वालिटी और टोन्स। तो हमारे जो मसल्स के फंक्शंस होते हैं ना, मसल्स के जो कार्यात्मक क्षमता होती है वो फाइबर क्वालिटी पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा। देखिए टोन्स पे भी डिपेंड करता है और मसल्स की उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने चौड़े मसल्स होंगे, जितने लंबे मसल्स होंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथ होगा उसमें। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो मसल फाइबर क्वालिटी होगी। ह्यूमन के अंदर दो तरह के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होता है वाइट मसल फाइबर्स और एक होता है रेड मसल फाइबर्स। वाइट मसल फाइबर्स को फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स बोलते हैं और रेड मसल फाइबर्स को स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो तरह के मसल फाइबर्स का हमारे बॉडी के अंदर रेशियो होता है। तो ये रेशियो पे ही डिपेंड करता है कि हमारी मसल्स की कार्य क्षमता कैसी होगी। जिसके अंदर देखिए अगर रेड मसल फाइबर ज़्यादा है, स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होता है, उसके अंदर देर तक कार्य करने की यानी सहनशक्ति यानी इंड्योरेंस डोमिनेंट कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और जिसके अंदर वाइट मसल फाइबर रेशियो ज़्यादा होता है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का रेशियो ज़्यादा होता है, वो स्पीड वर्कआउट और स्ट्रेंथ वाले वर्कआउट को ज़्यादा अच्छे से करता है। तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, फाइबर क्वालिटी पे डिपेंड करता है।
आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ। तो कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विरासत माना जाता है। देखिए यहाँ सामाजिक विरासत की बात हो रही है, समाज की विरासत किसे माना जाता है। तो हैबिट्स क्या है कि ये हम बाद में सीखते, जन्म के बाद हम क्या होते हैं, हैबिट्स हम जन्म के बाद को सीखते हैं। कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सामाजिक विरासत मिला हो, ये हेरिडिटी विरासत आपकी हो सकती है 50%, ये ज़रूरी नहीं है। और आप 50% कितना आप एक्टिव रहते हो किसी एक्टिविटी में या कार्य में, कितना ज़्यादा रिफ्लेक्स आपका, मतलब रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपके सामने तो प्रतिक्रिया क्षमता आपकी कितनी अच्छी हो रही है, कोई चीज़ सामने से फेंकी जा रही है, पिता तेज अपने माइंड को अलर्ट करके उसको कैच कर लेते हो, तो दैट इज रिलीजियस प्रैक्टिस। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, हर इंसान अलग अलग कास्ट में जन्म लेता है, तो सामाजिक विरासत ज़रूरी नहीं कि रिलीजन में ही उसको मिले। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ट्रेडिशन। ठीक है, तो सामाजिक विरासत उनको परंपराएं जो होती हैं कि समाज में मतलब ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके के व्यवहार करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम किसे सीखते हैं, समाज में ट्रेडिशन, यानी हमारे सामाजिक विरासत होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परंपरा होगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो क्लब्स एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक समूह होता है और उस समूह का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, उस उद्देश्य पर जब सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स एक समूह हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल भी एक होता है कि यहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त की जाती है। क्लब्स में हो सकता है बच्चों की फिटनेस की बात हो रही हो, कोई फिटनेस क्लब हो। एसोसिएशन भी जो होते हैं वो भी जैसे काम करते हैं किसी उद्देश्य से कि खिलाड़ी को, ये जैसे बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, तो खिलाड़ी की क्षमता को बढ़ाना है या खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना है, तो ये भी एक तरीके से हो सकता है। लेकिन सोसाइटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरीके से नेचुरल एक्ट होता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोसाइटी। सोसाइटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्लानिंग द वर्क। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि प्लानिंग द वर्क, किसी भी काम को, किसी भी, मतलब देखिए ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगा जब कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है प्लानिंग द वर्क, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की जो प्लानिंग होगी, जो योजना बनाते हैं पहले से वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा वहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक टर्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोलिंग। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग ये ऑर्गेनाइजेशन ही लेता है। ठीक है, वर्किंग द प्लान, ये भी देखिए अभी प्लानिंग द वर्क या वर्किंग द प्लान, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो कंट्रोलर की तरह काम करता है। ठीक है, कि सारे काम ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एक प्रशासनिक की तरह काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इन द स्कूल सेटिंग, स्कूल के प्रमुख की स्थापना के लिए प्रचार का चैनल सारी शिक्षा कार्यक्रम में कौन कर सकता है। तो सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल होगा वो होता है इंट्रम उरल। इसका कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन जो एक्टिविटीज़ का जो कार्यक्रम होता है, अगर उसको हमको स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, उसको रेज करना है, तो इनमें से सबसे अच्छा रोल कौन प्ले करता है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को बढ़ाने में, इंक्रीज पब्लिसिटी करने में, तो इंट्रामुरल्स करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंट्रामुरल्स। ठीक है, तो आज के हमारे क्लास यहीं पे ख़त्म हुए हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और अधिक से अधिक मुझे मैसेज लिख के भेजिए मेरे मोबाइल नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। हाय लिख के भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप में ऐड करने का मतलब है कि मैं, देखिए सभी लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर डेली मेरे मैसेज मिलते हैं, इसका मतलब कि आप ग्रुप में ऐड हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने जानबूझकर ऐसा ग्रुप नहीं बनाया है जिससे कि आपको दिक्कत हो। कुछ इसमें लड़कियां भी होती हैं तो नंबर इधर उधर हो जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, कुछ गुड हाय ऐसे जो भेजते रहते हैं, तो मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, ना मेरी वजह से आपको हो ना आपको मेरी वजह से हो। तो मैं बस काम की बातों पे
ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। तो जो नोट्स की ज़रूरत आपको होगी, बस आप उससे बात करेंगे। तो अगर मेरे नोट्स आपको डेली मिल रहे हैं तो उतना बस आप समझिए कि आप मेरे ग्रुप में हैं। बार बार मुझे रिक्वेस्ट मत दीजिए कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, ऐड कर लो। वो दिखेगा नहीं ग्रुप, लेकिन मैसेज मिल रहा है, पर्सनली सबको मिलेगा मैसेज। मैंने इस तरह का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे नंबर पे हाय लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। बहुत ही जल्द मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ और उस बैच में हम लोग तैयारी करेंगे पूरा एकदम, बहुत ही मज़े से, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने बताया कि 12 से 1 में 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और उसके बाद शाम को 6 से 7 हम लोग पढ़ेंगे। वो लाइव बैचेस होंगे, लाइव में आना पड़ेगा आप सभी को, हम एक रखेंगे। अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।